नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सामाजिक विज्ञान की रेगुलर कक्षा आप सभी के लिए प्रोवाइड हो रही है। आज इसी कड़ी में मैं इकाई 12 पर विस्तार से बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान की एक क्लास है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के साथ ही सीजी टेट पेपर 2 वाले जो साथी है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार क्लास है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति, जो कि इकाई 12 का टॉपिक रहेगा। आज इकाई 12 पर हम जो बात करने वाले हैं साथियों, छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति विषय पर बात करेंगे, जिसमें हम प्रमुख बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। जिसमें छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की विरासत और संस्कृति पर बात होगी। इसके अलावा किले, महल, त्यौहार, मेले, लोक कलाएँ, हस्तकला, पर्यटन स्थल आदि विषयों पर भी आज के इस विषय में चर्चा करेंगे। इकाई 12 है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। चलिए इकाई 12 से हम शुरू करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की इस कड़ी में सर्वप्रथम हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को। एक बेसिक सी समझ पहले हमको इस पर बनानी होगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है? तो देखिए मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अर्थात छत्तीसगढ़ को इन 3 कालों में बांटा गया है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ऐतिहासिक काल, पुनः इस ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। देख पा रहे हैं, एक तो है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो 3 भागों में ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। इसमें हम जो प्राचीन काल है उसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। वैदिक काल के बारे में, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद, मौर्य काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, वकाटक वंश, गुप्त वंश, राजर्षि तुल्य, नल वंश और सरभूपुरी वंश, शैल वंश, पांडु वंश, बाण वंश, सोम वंश आदि के बारे में हम इसमें बात करते हैं प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास की बात करूं तो कलचुरी वंश, नाग वंश, कांकेर का सोम वंश और काकतीय वंश के बारे में मध्यकालीन इतिहास में हम चर्चा करते हैं। बात करूं मैं यहाँ आधुनिक इतिहास में किन विषय पर चर्चा होती है, तो इसमें मराठा के बारे में, सूबा व्यवस्था, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, 1857 की क्रांति और प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये एक सामान्य समझ हो गई। अब इसमें मैं केवल उन्हीं विषयों पर बात करूंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, घिसा पिटा नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात आती है पूर्व पाषाण काल, अर्थात पाषाण से भी पहले, बहुत पहले समय की बात है। और इससे जो तथ्य हमारे पास निकल कर आता है वो है एक सिंघनपुर। ये सिंघनपुर क्या है भाई? तो छत्तीसगढ़ की भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? सिंघनपुर को छत्तीसगढ़ की भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये स्थान है रायगढ़ में स्थित है। ठीक है भाई, यह गुफा चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है। अर्थात ये पूर्ण पाषाण काल की जानकारी सिंघनपुर की इस गुफा से प्राप्त होती है। अर्थात ये जो गुफा है चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद में स्थित है और छत्तीसगढ़ की सबसे जो प्राचीन गुफा में से एक है। कौन सा? आपका सिंघनपुर गुफा। ठीक है भाई, तो छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है सिंघनपुर की गुफा। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें इसी के अंदर, अर्थात पूर्व पाषाण काल में एक आता है आपका छापा मारा। ये छापा मारा कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? रायगढ़ में स्थित है। उसके बाद आता है भंवरखोल, और भंवरखोल भी आपका कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। इसके अलावा आता है गीधा,
और गीधा कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? तो गीधा भी आपका रायगढ़ में स्थित है। और सोनबरसा भी आपका कहाँ पर स्थित है? तो सोनबरसा भी आपका रायगढ़ में स्थित है। क्लियर है? तो देखिए, पूर्व पाषाण काल में जो भी कहना चाहिए गुफाएं प्राप्त हुई है या स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सभी आपका रायगढ़ के आसपास प्राप्त हुए हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं। इसी में देखिए एक और पॉइंट है, तो इस काल में सर्वाधिक जो शैल चित्र है रायगढ़ जिले से प्राप्त हुए। ये सभी शैल चित्र है, गुफाएं हैं, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक मात्रा में आपका रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे हम इसी में बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखो, मध्य पाषाण काल, अब पूर्व पाषाण काल के ठीक बाद का जो काल है उसको मध्य पाषाण काल की श्रेणी में रखा गया है। तो इस मध्य पाषाण काल में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? कबरा पहाड़, सर्वप्रथम इसको याद रखेंगे मेरे दोस्तों, कबरा पहाड़। और ये भी कहाँ पर है? आपका रायगढ़ में ही स्थित है। यहाँ पाए जाने वाला जो शैल चित्र है लाल रंग के है। प्रश्न में यदि आए तो आपको बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। कौन सा शैल चित्र लाल रंग के हैं? तो कबरा पहाड़ के जो शैल चित्र है वह लाल रंग के हैं और ये भी रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी शैल चित्र जो है बस्तर से प्राप्त किए गए हैं। देखिए, ये शैल चित्र जो है बस्तर से प्राप्त किए गए हैं सभी। अब बात करें, इसी में एक और आता है रामायण काल। रामायण काल की जो घटना है कौन सी युग में घटित हुई थी? तो रामायण काल की जो घटना है मेरे दोस्तों वह जो है आपका त्रेता युग में घटित हुई थी। ठीक है, अब इस त्रेता युग में अर्थात रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? तो दक्षिण कौशल के नाम से रामायण काल अर्थात त्रेता युग में जाना जाता है। और इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी मेरे दोस्तों? कुशस्थली छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। ठीक है, बस्तर का एक और नाम था जिसको दंडकारण्य कहा गया। ठीक है, दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी। याद रखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली भाषा है, जो कि दक्षिण कौशल अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा थी। इसके अलावा मैं इसी में बात कर लूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, राम वन गमन पथ। सुने होंगे राम वन गमन पथ, जिसकी शुरुआत 22 नवंबर 2019 को चंद्रखुरी रायपुर से की गई है। कहाँ से की गई है मेरे दोस्तों? तो 22 नवंबर 2019 को चंद्रखुरी रायपुर से की गई है। और इसका जो उद्घाटन है 7 अक्टूबर 2021 चंद्रखुरी रायपुर से ही की गई है। देखिए, इसमें अर्थात राम वन गमन पथ में कुल 75 जगहों पर, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी गए हैं, गुजरे हैं, ठीक है, उन 75 जगहों को क्या किया जाएगा? सजाया जाएगा। उन 75 जगहों का सुधार किया जाएगा। ठीक है, और इसी योजना का नाम ही है राम वन गमन पथ योजना। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसमें 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 10 स्थल शामिल हैं। कितने स्थल शामिल हैं प्रथम चरण में? तो 10 स्थलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरे चरण में 42 स्थल को शामिल किया जाएगा, जो कि 16 जिलों के हैं। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर है। कितनी है मेरे दोस्तों? 2260 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात ये जो वहाँ तक जाने के लिए, गमन करने के लिए जगहों को, मतलब उस रास्तों को जो है सुधारा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ के मंदिरों की स्थलों की भी सुधार की जाएगी। ठीक है भाई, अब जो प्रथम चरण में जो चयनित हुए हैं 10 स्थल, ठीक है, कितने स्थल का चयन हुआ है प्रथम चरण के लिए? तो 10 स्थल का। और ये 10 स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, प्रथम चरण के लिए जो चयनित 10 स्थल है, इसमें अलग अलग मैं बात करूं, यहाँ पर दिख रहा होगा सीतामढ़ी हरचौका घाघरा में है, रामगढ़ की गुफा है, शिवरी नारायण खरौद, तुरतुरिया धाम, चंद्रखुरी चंपारण्य, राजिम, सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम, जगदलपुर, रामाराम और मुकुंदपुर नगरी। तो ये 10 जगह है जो कि पहली चरण में इन 10 जगहों का क्या किया जाएगा भाई? सुधार किया जाएगा। वन गमन पथ को मार्ग जो है अच्छे से बनाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे मैं बात कर लूँ इसी में महाभारत काल की। तो देखिए,
महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? प्राक कौशल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम मैंने बताया? दक्षिण कौशल। अब महाभारत काल में प्राक कौशल के नाम से जाना जाता है। देखिए, मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली कहा था। ये एक वाक्य है, याद रखना है, पेपर में आता है। छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली किसने कहा है? तो मुकुटधर पांडे ने कहा है। ठाकुर प्यारेलाल जी ने क्या कहा भाई? रतनपुर को चारों युग की राजधानी कहा है। क्या है? रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा है ठाकुर प्यारेलाल ने। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करें हम बौद्धकालीन प्रदेश की, बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ की, सिरपुर की। सबसे पहले देखो, कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन जानकारी मिलती है। इनमें सबसे पहले आता है सिरपुर का नाम और बौद्ध विहार। देखिए, सिरपुर में बौद्ध विहार है, अर्थात स्वास्तिक विहार है, जिसको बौद्धों का केंद्र कहा जाता है। प्रभु आनंद कुटी विहार है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। तीवर विहार है, जो कि गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। बौद्ध टीला भी है इस सिरपुर में। बौद्धों का टीला कहाँ है? तो यह सिरपुर में स्थित है, याद रखेंगे। और यहाँ जो है प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं भोंगापाल। और ये भोंगापाल कौन से जिला में है मित्रों? तो कोंडागांव में है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। इसके अलावा डोंगरगढ़ की भी बात कर लूँ, जहाँ पर प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? तो 6 फरवरी, याद रखना, ये सन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रतिवर्ष जो है 6 फरवरी को बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेता हूँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोह एवं क्रांतियों की। कौन कौन से विद्रोह हमारे छत्तीसगढ़ में थे? पहले नंबर में आता है मेरे दोस्तों सोना खान का विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ। और यह सोना खान बलौदाबाजार जिले में ये स्थल है। ठीक है, इसके नेतृत्व करता कौन थे सोना खान विद्रोह के? तो शहीद वीर नारायण सिंह। देखो, ये शहीद वीर नारायण सिंह जो है सोना खान के जमींदार थे और बिंझवार जाति के थे मेरे दोस्तों। याद रखना, बिंझवार जाति के थे ये। तो बिंझवार जाति के हैं शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि सोना खान बलौदाबाजार जिले के हैं। सोना खान विद्रोह के नेतृत्व करता रहे हैं। अब चूंकि हम बात कर ही रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी की, तो शहीद वीर नारायण सिंह को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था 24 अक्टूबर 1856 में। उसके बाद रायपुर जेल से मुक्त किया गया 27 अगस्त को 1857 को। वीर नारायण सिंह का समर्पण हुआ, मतलब इन्होंने आत्मसमर्पण किया 2 दिसंबर 1857 को। और किसके सामने? तो कैप्टन स्मिथ के सामने जो है वीर नारायण सिंह ने समर्पण किया था। ठीक है, तो किसके सामने समर्पण किया? यदि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल भूलना नहीं है मेरे दोस्तों। कैप्टन स्मिथ के समक्ष जो है शहीद वीर नारायण सिंह ने समर्पण किया है। इसको फांसी दे दी गई। अब इसको फांसी दे दी गई, तो कब फांसी दी गई? तो 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। तो इसलिए अब ये जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम शहीद कहलाए, कौन? छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद शहीद वीर नारायण सिंह कहलाए। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे मैं बात करूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की क्या भागीदारी रही है। देखिए, अब इससे जुड़ा सबसे पहले हमको ध्यान देना है, एक अखबार है जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से। अब छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन 1902 में हुआ था। और ये किसके द्वारा हुआ? तो माधवराव सप्रे जी के द्वारा, जो कि पेंड्रा जिला बिलासपुर में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है 1891 में हुआ। और इसमें कौन कौन से सदस्य भाग लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में? माधवराव सप्रे जी, रामदयाल तिवारी जी, CM ठक्कर जी, वामन राव लाखे जी, बद्री प्रसाद साव जी और डोमार सिंह जी
इतने जो लोग हैं अर्थात 6 लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन है उसमें सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। आगे बात करूं मैं हिंद केसरी यह भी एक प्रमुख समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1907-8 में हुआ था। इसका भी प्रकाशन माधवराव सप्रे जी के द्वारा, स्थान है नागपुर में हुआ था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ है, इसको भी याद रखेंगे मेरे दोस्तों। कंडेल का नहर सत्याग्रह 1920 में जुलाई में ये हुआ है और ये नहर सत्याग्रह कंडेल ग्राम में हुआ है जो कि धमतरी में है। और किस कारण से कंडेल का नहर सत्याग्रह हुआ है, तो नहर में पानी के उपयोग के कारण जुर्माना लगा दिया जाता था। अर्थात नहर के पानी का यदि उपयोग हो रहा है तो जुर्माना लगाने की वजह से कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में किया गया। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम देखो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ इसकी बात कर लूँ तो गांधी जी का प्रथम जो छत्तीसगढ़ आगमन है 20 दिसंबर 1920 को हुआ। याद रखेंगे मित्रों, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। और इस आगमन का क्या उद्देश्य थे, अर्थात छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी क्यों आए, तो असहयोग आंदोलन में लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। इसके सहयोगी कौन बने थे, तो मौलाना शौकत अली के साथ ये जो है रायपुर आए। और रायपुर आने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा भी रायपुर रेलवे स्टेशन में उतरे। मतलब मौलाना शौकत अली और पंडित सुंदरलाल शर्मा इन दोनों के साथ यह रायपुर के रेलवे स्टेशन में उतरे। ठीक है। गांधी जी का प्रथम आगमन जब हुआ था तो तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए थे। इस दौरान दान एकत्र किया गया था तिलक स्वराज फंड के रूप में। ठीक है भाई। तो महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ है इसको याद रखेंगे, 20 दिसंबर 1920 को। आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बात करूंगा बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन की। तो ये जो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन है, प्रथम आंदोलन अप्रैल 1920 में हुआ। राजनांदगांव में ये आंदोलन हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी से। ठीक है। और इस आंदोलन में हड़ताल किया गया था मेरे दोस्तों, मजदूर आंदोलन था। 36 दिनों तक ये जो है हड़ताल चला था। ये प्रथम आंदोलन था। उसके बाद मिल मजदूर बीएनसी मिल मजदूर का जो दूसरा आंदोलन है 1924 में हुआ। इसके भी नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल ही थे। उसके बाद तीसरा आंदोलन जब हुआ फरवरी 1937 में हुआ, इसके भी नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल थे। ठीक है। अर्थात जो है बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन 3 बार हुआ है और तीनों बार के जो नेतृत्वकर्ता है ठाकुर प्यारेलाल जी थे। ठीक है। आगे मैं बात कर लूँ, एक और फेमस व्यक्ति हैं जिसको चक्रधर सिंह के नाम से जाना जाता है और रायगढ़ में यही चक्रधर सिंह जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इसके नाम पर रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, आप सभी जानते हैं। रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। कथक नृत्य और तबला वादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए आप सभी जानते होंगे कि जो रायगढ़ में आंदोलन होता है, रायगढ़ में जो चक्रधर समारोह होता है उसमें संगीत और कला वाले जो भी साथी हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। यहाँ पर बॉलीवुड सिंगर भी आते हैं, विश्व प्रसिद्ध तबला वादक, शहनाई वादक इत्यादि जो संगीत साधना करने वाले जो होते हैं वो भी जो है यहाँ पर अपने प्रदर्शन दिखाने के लिए आते हैं। ठीक है। संगीत सम्राट की उपाधि चक्रधर सिंह को मिली थी। और किसके द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो वायसराय लिनलिथ-गो के द्वारा। किसके द्वारा? लिनलिथ-गो के द्वारा संगीत सम्राट की उपाधि चक्रधर सिंह को प्राप्त हुई थी। ठीक है। ये जो स्वयं संगीतकार और संगीतकारी के आश्रयदाता थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में एक और फेमस व्यक्ति का नाम आता है। छत्तीसगढ़ की जब बात आती है वह है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इसी के नाम से रायपुर में एक विश्वविद्यालय संचालित है जिसका नाम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो नवगठित जब मध्य प्रदेश के यह प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, कौन? आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है। उसके बाद एक और नाम आता है, वह है आपका
मिनी माता, और मिनी माता छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद रही हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में अजय अमर हैं मिनी माता जी, जिसका मूल नाम मीनाक्षी है, और इसी के नाम पर हसदो बांगो बांध अर्थात हसदो बांगो जलाशय का नाम मिनी माता के ही नाम पर मिनी माता जलाशय रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इस मीनाक्षी या मिनी माता के नाम पर ही छत्तीसगढ़ का विधानसभा का नाम भी मिनी माता विधानसभा रखा गया है, अर्थात छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम भी मिनी माता के नाम पर है। महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा मिनी माता पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। ये मिनी माता से संबंधित उपलब्धियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, एक और प्रसिद्ध चेहरा निकल कर आता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, वह है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर प्रदेश में एक मात्र विश्वविद्यालय खुला है, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। इसी पंडित सुंदरलाल जी शर्मा के नाम पर ये मुख्य विश्वविद्यालय खुला हुआ है। छत्तीसगढ़ की गांधी कहा जाता है किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। याद रखेंगे, ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में आ चुका है। 1918 देखो, छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया एवं छत्तीसगढ़ राज्य की पहली बार संकल्पना किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में। उसके बाद 20 दिसंबर 1920 में इनके आग्रह में महात्मा गांधी का प्रथम बार छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। ठीक है, गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, आपका महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। आगे बात करते हैं वीर नारायण सिंह, जिसको शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व है मैं उनकी जिक्र कर रहा हूं। अब वीर नारायण सिंह, जिसका जन्म सोनाखान बलौदा बाजार में हुआ था, और इसका जो 1795 में जन्म हुआ था, उनको फांसी 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इसकी जाति की बात करें तो यह बिंझवार जनजाति के हैं मेरे दोस्तों। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद के नाम से शहीद वीर नारायण सिंह को जाना जाता है। महासमुंद के कोडार बांध का नाम इसी के नाम पर स्थित है। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर जो है आपका कोडार बांध रखा गया है। वीर नारायण सिंह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है रायपुर में, अर्थात इनके नाम पर भी एक तो डैम का नाम रखा गया है और दूसरा एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, उसका भी नाम जो है रखा गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं वामन राव लाखे जी के बारे में। यह भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख है। तो वामन राव लाखे, और जनता ने इसको लोकप्रिय की उपाधि दिया था। याद रखना, लोकप्रिय की उपाधि किसको मिला था? तो वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि मिला था। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं लोक नाट्य की। तो देखिए, अब लोक नाट्य में बहुत सारे लोक नाट्य है, जिसमें आपका भतरा आता है, माओ पाटा आता है, एक एक करके मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है भतरा लोक नाट्य। यह स्थान कहाँ पर है? ये लोक नाट्य जो है भतरा बस्तर में प्रचलित है। इसका अन्य नाम उड़िया नाट्य भी इसको कहा जाता है, और यह पुरुष प्रधान नाट्य है, अर्थात इस नाट्य को पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है साथियों आपका माओ पाटा, और माओ पाटा जो है मुरिया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, एक शिकार नाटिका है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, शिक्षक भर्ती या सीजीटेट में आया हुआ है। इसके अलावा आता है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह शिक्षक भर्ती 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करता हूं। आगे है रहस, और रहस जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक लोक नाट्य है। ठीक है, और इसके दो स्वरूप होते हैं, एक तो खड़े साज और
बैठे साज। इसके अलावा नाचा भी एक प्रमुख लोक नाट्य है जो कि महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है। जो महाराष्ट्र का तमाशा होता है उसी के मिलता जुलता है। आगे बात करेंगे अब लोक नाट्य को अभी हमने देख लिया। बात करते हैं लोक नृत्य की। तो बहुत सारे लोक नृत्य जैसे पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, रौत नृत्य, कर्मा नृत्य, बहुत सारे लोक नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। लेकिन मैं उन्हीं लोक नृत्यों पर बात करूंगा मेरे दोस्तों जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले लोक नृत्य आता है सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो है यह कोलिन जाति की महिलाएं एवं किशोरियां जो है इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पंथी नृत्य। और पंथी नृत्य सतनामी समाज के जो लोग हैं अर्थात सतनामी जाति के लोगों का ये एक प्रमुख नृत्य है। उसके बाद में आता है मेरे दोस्तों रावत नृत्य। आप सुने होंगे घर घर में गांव-गांव में राउत नाचा नाचते हैं। तो रावत नृत्य जो है इसे छत्तीसगढ़ का डांस या ड्रामा कहा जाता है और इसमें इसे यादव जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है जिसको रावत नृत्य के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य में क्या होता है भाई, 2 लाइन का दोहा जैसे कुछ बोला जाता है, उसके बाद में फिर नाचा जाता है, फिर बोला जाता है, फिर नाचा जाता है। बीच बीच में इस तरह से बोल बोल करके नाच करके इस नृत्य को किया जाता है। आगे बात करूं मैं कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन लोक नृत्य अगर कहूं तो कौन है भाई, आपका कर्मा नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन लोक नृत्य कर्मा नृत्य है और इसको कर्मा देवता को नई फसल हेतु प्रसन्न करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। कर्मा नृत्य के बाद में आपका आता है गौर नृत्य और गौर नृत्य को मारिया नृत्य भी कहा जाता है या बाइसन हार्न नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको मारिया जनजाति के लोगों द्वारा इस गौर नृत्य को किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका सरहुल। सरहुल नृत्य जिसको उराव जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है अर्थात ये उराव जनजाति का एक लोक नृत्य है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों परब नृत्य जो कि बस्तर के घुरुआ जनजाति के द्वारा परब नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मुड़िया जनजाति द्वारा बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। किसके द्वारा? मुड़िया जनजाति के द्वारा, जिसमें ककसार, मांदरी, गेड़ी, हुलकी, घोटुल, परघौनी, अटारी, माओपाटा, ये तमाम जो नृत्य है ये मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आप रट ही लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ना 80 से 90% है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बात कर लेता हूँ। आगे मैं लोक गाथा की बात करूंगा। तो लोक गाथा में बहुत सारे लोक गाथा हैं जैसे पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू। तो एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले आता है दोस्तों पंडवानी। नाम सुने होंगे पंडवानी। और पंडवानी के जब बात आते ना हम एके झन ला जानथन, कौन ला भाई? तीजन बई। यह सबले पहली पंडवानी ला शुरू कर से है ना। तो पंडवारी ला हमन ओकरे से जानथन, लेकिन पंडवानी के जो मेन गायक कोई और इसे ना, अब कौन है ओहू ला हमन बात करबो, लेकिन हम तो तीजन बई ला ही जानथन, है ना भाई। तो पंडवानी की 2 शाखाएं हैं, 2 शैली जिसको कहा जाता है। 10वीं कक्षा के पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है भाई, आप लोग पढ़े हो कि नहीं वो नहीं पता, है ना। तो पंडवानी की 2 शाखा है, एक तो है कापालिक और वेदमती। ठीक है, वेदमती और कापालिक पंडवानी की 2 शाखा है। तीजन बई जो है कपालिक शैली की गायिका है। किसकी गायिका है? कपालिक शैली की गायिका तीजन बई है। और वेदमती शैली के जो गायक हैं स्वर्गीय झाड़ू राम जी देवांगन हैं, जिसको पंडवानी के गुरु गायक के रूप में जाना जाता है। याद रखना अति महत्वपूर्ण है, पंडवानी के गुरु गायक के रूप में किसको जाना जाता है? तो स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी को पंडवानी के गुरु गायक के रूप में जाना जाता है। और वेदमती के और अन्य गायक हैं जैसे पूनाराम निषाद हो गया, रितु वर्मा हो गया, ये वेदमती के गायक हैं। पंडवानी शैली में केवल तीजन बाई हैं। ठीक है, अब देखो इस पंडवानी को छत्तीसगढ़ लोक बैले कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की लोक बैले
क्या कहा जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की लोक बैले कहा जाता है। आगे मैं बात कर लूँ भरथरी की तो भरथरी गीत की जब बात आती है तो एक ही गायक का नाम आता है, वो है सूरजबाई खांडे, जो कि भरथरी की गायिका हैं। उसके बाद में आता है चंदैनी गीत। चंदैनी गीत के गायक चिंता दास जी हैं। ढोला मारू आता है। ढोला मारू जो कि मूलतः राजस्थान की गाथा है, लोक गाथा, राजस्थान की लोक गाथा है ढोला मारू, और इसके गायक हैं सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुम्हार जी। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ लोकगीत की मेरे दोस्तों। लोकगीत में भी पंथी, ददरिया, बांस गीत, घोटुल पाटा, बहुत सारे लोकगीत आते हैं। एक एक करके हम लोकगीतों की बात करेंगे। सर्वप्रथम आता है ददरिया लोकगीत। अब इसके छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है भाई? ददरिया को। अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसको कहा जाता है? ददरिया को कहा जाता है। उसके बाद में आता है आपका बांस गीत, और बांस गीत जो है यादव या रावत जनजाति का यह लोकगीत है। उसके बाद आता है दोस्तों पंथी गीत, और पंथी गीत सतनामी समाज द्वारा गुरु घासीदास बाबा के चरित्र चित्रण के लिए इसको गाया जाता है, और इसके जो प्रमुख गायक थे स्वर्गीय देवदास बंजारे जी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद में आपका आता है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति का मृत्यु गीत है। इस गीत का गायन गोंडी भाषा में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रीलो गीत। रीलो गीत भी आपका मुड़िया जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाने वाला एक वैवाहिक गीत है। तो घोटुल पाटा मृत्यु गीत है, वैसे ही रीलो गीत शादी ब्याह में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, उसके बाद आता है सवनाही गीत। ये सवनाही गीत दोस्तों वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक गीत है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? देखो फाग गीत आता है, और ये जो फाग गीत है होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है फाग गीत, जिसको आप लोग गांव-गांव में देखे हैं। बहुत सारे गांव में होली के अवसर पर फाग गीत का गायन होता है। उसके बाद आता है छेरछेरा गीत, जो कि पौष पूर्णिमा को छेरछेरा के अवसर पर इस गीत का गायन बच्चों द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है गौरा गौरी गीत, जो कि कार्तिक माह में शिव पार्वती की पूजा अर्चना के अवसर पर इस गौरा गौरी गीत का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी आपका लोकगीत हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेला की। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख मेला है, उसकी मैं बात करूंगा। आइए बात करें उसकी। सर्वप्रथम जो मेला आता है वह है माघ मेला। इसको माघ का मेला कहा जाता है, और माघ में कहाँ कहाँ पर मेला लगता है मैं उसकी बात करूंगा। तो माघ पूर्णिमा को सूर्य नारायण में मेला लगता है, सिरपुर में मेला लगता है, और राजिम में मेला लगता है। अर्थात इन 3 जगहों पर माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। आगे बात करूं मैं महाशिवरात्रि के दिन कहाँ कहाँ मेला लगता है, तो मल्हार में मेला लगता है, तुर्री धाम का मेला लगता है, और सेमरताल का जो मेला है। अर्थात इन 3 जगहों का जो मेला है आपके कब लगता है मेरे दोस्तों? तो आपके महाशिवरात्रि के दिन इन 3 जगहों का मेला लगता है। ठीक है, आगे बात करूं होली अर्थात धूल पंचमी के दिन भी मेला लगता है, आप सुने होंगे। और ये जो मेला है पीथमपुर में लगता है, जो कि जांजगीर चांपा जिला में है। पीथमपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है, और इस मेला को नागा साधुओं का मेला कहा जाता है, क्योंकि इस मेला में छत्तीसगढ़ में एकमात्र जगह आपका यही पीथमपुर का मेला है जहां पर नागा साधु देखने को मिलता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है फागुन के ही सुदी पंचमी के दिन गिरौदपुरी का मेला लगता है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन खल्लारी का मेला लगता है। इसके बाद में भी और कई सारे मेला हैं, जैसे नांग पंचमी का मेला जो कि सावन शुक्ल पंचमी के दिन लगता है। ये दल्हापुरी में लगता है, और इस दिन कुश्ती का आयोजन होता है। दल्हापुरी आपका अकलतरा के आसपास है मेरे दोस्तों, जो कि नाग पंचमी के दिन इस दिन मेला लगता है। मेरे कुछ मित्र यार हैं, मैं उनके साथ एक बार जा चुका हूँ। बढ़िया मेला रहता है, मज़ेदार रहता है, घूमने लायक है ना।
तो मैं मित्रों के साथ रहा हूँ वहाँ एक दिन, अकलतरा के आसपास के मेरे मित्र हैं, तो मैंने देखा है भाई इस मेले को। बैतलपुर का मेला जो कि बिलासपुर में है, ये देखो ये जो है आपका मदक द्वीप मसीही मेला है जो कि ईसाई तीर्थ है, ईसा मसीह की यहाँ पर मेला लगता है। उसके अलावा जैन तीर्थ दुर्ग में है जहाँ पर नागपुरा मेला लगता है, जैन का तीर्थ स्थल इसको कहा जाता है। आगे बात करूं मैं अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर में रामगढ़ का मेला लगता है। अब रामगढ़ में कोई जुड़वा बिछड़े नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन रामगढ़ में तो मेला लगता है। आगे बात कर लेता हूं लोक महोत्सव की। ठीक है, कई सारे लोक महोत्सव का आयोजन हमारे प्रदेश में किया जाता है। जैसे रायपुर की बात करूं तो रायपुर में राज्य उत्सव का आयोजन 1 नवंबर को किया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को राज्य उत्सव का आयोजन होता है। बिलासपुर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो बिलासपुर में बिलासा महोत्सव का आयोजन होता है, आप सभी जान रहे हैं। महासमुंद में सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बलौदाबाजार जिले में सोना खान महोत्सव आयोजित होता है। इसके अलावा गरियाबंद जिले में राजीव लोचन महोत्सव का आयोजन होता है। कवर्धा जिले में भोरामदेव का महोत्सव होता है। रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है आप सभी से। ठीक है, इसके अलावा जांजगीर में आपका ये जाज्वल देव महोत्सव होता है और शिवरी नारायण का भी महोत्सव ये जांजगीर जिले के अंदर होता है। ठीक है, इसी के अलावा आजकल एक और चीज देखने को मिल रहा है, हंसदेव महोत्सव चांपा के आसपास सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी वो इस स्तर पर जनरल नॉलेज में अर्थात आपके सामान्य ज्ञान में अभी ये शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे मैं बात करूं वाद्य यंत्र की और वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ 2019 में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है साथियों, तो वाद्य यंत्र की जब मैं बात करता ही हूं तो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। और ये 4 प्रकार के कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? पहला आपका घन यंत्र, दूसरा आपका स्वर यंत्र जिसको सुशीर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है तंतु वाद्य यंत्र जिसको तत् यंत्र कहते हैं, और चौथा है अवनद वाद्य यंत्र जिसको वितत के नाम से जाना जाता है। अब इस वाद्य यंत्रों की पहचान हमको कैसे करना है? तो देखो मेरे दोस्तों, घन यंत्र मतलब मंजीरा, करताल, ठिसकी, चुटकी, झांझ अर्थात जिसको दोनों हाथों से टकरा करके झनक के साथ में जिसको बजाया जाता है, झनकार जिसमें उत्पन्न होता है, दोनों हाथों से ऐसा टकरा करके जिसको बजाया जाता है वही घन यंत्र कहलाता है। जिसमें मंजीरा आपने देखा होगा, मंजीरा को कैसे बजाते हैं, करताल हो गया, ठिसकी, चुटकी, झांझ मंजीरा आदि हो गया, तो आप हाथों से बजाते हैं, है ना भाई। जिसमें टकराना जरूरी भी नहीं है ना, याद रखना, तो अपने हाथों से इसको दोनों हाथों से बजाया जाता है। स्वर वाद्य यंत्र जिसको सुशीर के नाम से जाना जाता है। स्वर मतलब जिसको फूंक कर बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, अलगोजा हो गया, मोहरी हो गया, तुतरी हो गया, तोड़ी हो गया, इसको फूंक करके हवा के माध्यम से बजाया जाता है, उसी को सुशीर या स्वर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है तंतु वाद्य यंत्र जिसको तत् भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। और ये तंतु वाद्य यंत्र एकतारा, सरोद, संतूर, सितार अर्थात जो तानपुरा, सितार, गिटार वगैरह होता है ना, ये सभी तंतु वाद्य यंत्र अर्थात तत् में आता है। चौथा प्रकार है अवनद वाद्य यंत्र, इसको वितत के नाम से भी जाना जाता है। और अवनद वाद्य यंत्र को समझने के लिए ट्रिक है भाई, तो इसको यह जो है एक मुखी भी होता है और 2 मुखी भी होता है। कैसे? ढोलक देखे हो, तब ढोलक देखे हो ना, और तबला डुग्गी देखे हो, तबला एक कोतिल बजा थन, लेकिन ढोलक के बात करबो तो दोनों कोतिल पीट थन। तो ई मन ल काय कहथन? अवनद वाद्य यंत्र कहथन। एक ट्रिक है, दगोचा माटी शान तोरे, दगोचा माटी शान तोरे, दगोचा माटी शान तोरे। तो द से दफड़ा, गो से गोगा, चा से चांग, मा से मांदर, टी से टिमकी, सा से सींग बाजा, और न से नगाड़ा, और तो से ताशा। तो ये किसी को एक ही साइड से बजाते हैं, जैसे नगाड़ा हो गया,
तबला डुग्गी हो गया और ढोलक आदि हो गया, तो इसको दोनों साइड से बजाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक मुखी भी और दो मुखी भी। तो इनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अवनद वाद्य यंत्र अर्थात वितत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं लोक चित्रकला की। लोक चित्रकला में कई सारे चित्रकलाएं हैं, लेकिन हम प्रमुख चित्रकलाओं की बात हम इसमें करेंगे। इसमें एक सबसे प्रमुख आता है चौक पूर्णा। आपमन जानत हुई हमन छत्तीसगढ़ के रहोइयान और छत्तीसगढ़ में भिन्ना भिन्ना ले नहाए जाथन और चौक पुरथन। शुभ अवसर में घलाक चौक पुरथन, तिहार बार होते तबो चौक पुरथन, चावल आटे से भी हमन चौक पुरथन, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। सवनाही हरेली अमावस्या में गोबर से दीवारों पर सवनाही अंकन किया जाता है, जिसमें शेरों के चित्र प्रमुखता में होती है। सवनाही जो है गोबर आदि से बनाते हैं, जो में शेर के चित्र रहता है। ठीक है। इसके अलावा आता है आपका लोक चित्रकला में गोदना, जो कि स्त्रियां जो है अपने शरीर में इसको बनाते हैं, शरीर के अंगों पर इसको बनाते हैं गोदना को। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों नोह डोरा, जो कि नया घर के दीवारों को सजाने के लिए ये जो है चित्रकला अंकित किया जाता है। तो ये है आपका लोक चित्रकला। आगे बात करें हम कुछ जनजाति कलाओं की, तो कुछ जनजाति कलाओं में काष्ठ शिल्प कला आता है, और काष्ठ शिल्प कला बस्तर के मुड़िया जनजातियों द्वारा इस शिल्प कला को बनाया जाता है। इसके अलावा आता है बांस का शिल्प कला, जो कि कमार जनजाति, बंसोर जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसको अलावा आता है मेरे दोस्तों कंघी कला, जो कि बस्तर के मुड़िया और बंजारा जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके अलावा आपका आता है धातु कला, जो कि बस्तर में घड़वा जनजाति के लोगों द्वारा इस धातु कला को बनाया जाता है। इसके अलावा इस धातु कला को सरगुजा में मलार जाति के लोगों द्वारा और रायगढ़ में झारा के लोगों द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके अलावा भी साथियों घड़वा कला को बस्तर के घड़वा जनजाति के लोगों द्वारा, अर्थात धातु कला और घड़वा कला, इन दोनों कलाओं को बस्तर के ही घड़वा जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो रहा प्रमुख जो है जनजाति कलाओं के कुछ कलाएं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो देखिए प्रमुख जो है पर्यटन स्थलों में सबसे पहले जो पर्यटन स्थल जिसका नाम आता है वह है भोराम देव, और छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भोराम देव को जाना जाता है। और ये कहाँ है साथियों? तो कवर्धा में स्थित है। इसके अलावा मड़वा महल, जो कि कवर्धा में है, कवर्धा के चौरा गांव में। छेरकी महल भी जो है चौरा गांव कवर्धा में है, और यहाँ से बकरी की गंध आती है। याद रखना, अगर प्रश्न आ गया बकरी की गंध कहाँ से आती है, तो छेरकी महल कवर्धा से आती है। राजीव लोचन का मंदिर, तो राजीव लोचन का मंदिर गरियाबंद जिले में है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग इस राजीव को कहा जाता है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजीव को, और राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद में स्थित है। भाई मैं गरियाबंद जा चुका हूँ, राजीव लोचन मंदिर में देख चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, मैं यहाँ भी घूम चुका हूँ, अच्छी जगह है। तो सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग सूर्य नारायण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग सूर्य नारायण को कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ की काशी खरौद को कहा जाता है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना। इसके अलावा देखो तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ है मेरे दोस्तों? तो ये बिलासपुर में है, और सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो कि बिलासपुर के ताला गांव में है। याद रखना है, प्रश्न आ गया यदि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो देवरानी जेठानी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। उसके बाद आता है दामाखेड़ा, जो कि कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कौन सा है?
तो दामाखेड़ा है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर आरंग को कहा जाता है। मैत्री बाग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मैत्री बाग आपका भिलाई में स्थित है। तो ये जो रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट जो निर्मित किया गया है, तो उसी के मित्रता के याद के रूप में इस मैत्री गार्डन का निर्माण किया गया था। ठीक है। कानन पिंडारी भी घूमने वाला जगह है, पर्यटन स्थल है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। तो ये तो रहा साथियों प्रमुख पर्यटन स्थल। आगे मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के लेखक की, तो छत्तीसगढ़ में एक ही चीज याद रख लेंगे, प्रहलाद दुबे, जिसने जय चंद्रिका की रचना की है। कुछ और आता है तो फिर हम आगे बता देंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की भी मैं बात कर लूं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198, इसको मैं बता दिया हूं। तो छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 16वां स्थान है, साक्षरता के दृष्टिकोण से 20वां स्थान है। और इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है, जिसकी जनसंख्या 21 लाख है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है नारायणपुर है, और जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा लिंगानुपात की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात जो है 991 है, अर्थात 1000 पुरुषों की तुलना में 991 स्त्रियां हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर की भी मैं बात कर लूं तो छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है 70.28% है, महिला की 60.24 और पुरुष की 80.27 है। इसके अलावा साथियों सर्वाधिक साक्षर घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व जांजगीर चांपा जिला का है। कम जनसंख्या का घनत्व जो है नारायणपुर जिले का है। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यदि मैं बात करूं तो दुर्ग जिला जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला नारायणपुर जिला है। सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करूं तो दुर्ग जिला में सर्वाधिक साक्षर लोग रहते हैं, अर्थात 79.06% लोग जो है दुर्ग जिला से साक्षर हैं। इसके अलावा कम साक्षर जिला की बात करें तो बीजापुर है, जहां पर केवल 40% लोग ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। आगे मैं इसी पर कुछ और बात कर लूं, नए नए चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रीगणों की जानकारी मैं दे दूं। छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल है, कौन कौन से मंत्री ने किस किस विभाग को संभाला हुआ है, ये तत्कालिक है, नई चीजें हैं। ठीक है। तो साथियों छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जिसको क्या क्या विभाग मिला हुआ है तो सामान्य प्रशासन विभाग, आबकारी विभाग और खनिज एवं परिवहन विभाग की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय को मिला हुआ है। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जिसको महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग मिला हुआ है। इसके अलावा श्री दयास दाल बघेल जी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है। श्री टंकराम शर्मा जी को खेलकूद युवा कल्याण एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग। इसके अलावा जो है देखो श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालय धर्म एवं पर्यटन विभाग इसको मिला हुआ है। इसके अलावा रामविचार नेताम जी को आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, किसान इसकी जो है विभाग सौंपा गया है। श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा श्री विष्णु शर्मा और श्री विजय शर्मा जी को गृह एवं जेल पंचायत तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित जो है विजय शर्मा जी को सौंपी गई है दायित्व। ओपी चौधरी जी को, जो कि पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इसको वित्त विभाग, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा श्री अरुण साव जी, जिसको लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा श्री लखनलाल देवांगन जी, जिसको वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में 2 और उप मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति इस वर्ष की गई है, आप जान रहे हैं, जिसमें अरुण साव जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और विजय शर्मा जी अर्थात एक मेन मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों इकाई 12 में इतना ही है और आई होप साथियों आपको आज का ये सेशन बड़ा मजेदार लगा होगा, क्योंकि हमने उन्हीं विषयों पर बात किया है, उन्हीं टॉपिक पर बात किया है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सिलेबस के आधार पर रखा गया है। ठीक है, यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, यदि आप इस पीडीएफ नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर वहां से पीडीएफ नोट्स की अलग अलग प्राइजेस अवेलेबल हैं। सामाजिक विज्ञान को सिर्फ 150 रुपये शुल्क के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि पीडीएफ नोट्स खरीदना है या हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की यदि आपको सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8839, एक बार और अच्छे से करता हूँ, 8839730092। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ व्हाट्सअप आप कर सकते हो, कॉल्स नहीं कर सको भाई, तो व्हाट्सअप से आप पीडीएफ नोट्स की जानकारी, पेड क्लास की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। विमल सर को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।